दुनिया के सबसे बड़े 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑयल सेक्टर, केमिकल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। और इन तीनों की नींव जो रखी गई है वो केमिस्ट्री के आधार पर रखी गई है, यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की शुरुआत आज से 2500 साल पहले थियोरिकल जो उसकी शुरुआत हुई वो अरस्तु के समय में हुई। एरिस्टोटल ने ईसा से पूर्व 400 साल पहले, आज से 2500 साल पहले ये बताया कि यूनिवर्स में 4 तत्व है। वो 4 तत्व है, एक मिट्टी, दूसरा है वायु, तीसरा है आग और चौथा है पानी। कुछ वर्षों के बाद में उन्होंने 5वां तत्व जोड़ा जिसे ईथर नाम दिया, जिसे वातावरण के साथ में उन्होंने जोड़ लिया। यानी पूरे यूनिवर्स में 5 तत्व है। ये एरिस्टोटल की जो थियरी थी ये करीब 1000 साल चली। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया उठाकर आप देखो तो वहां पर लिखा हुआ है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है वो जाबिर इब्न हय्यान है। जाबिर इब्न हय्यान कौन है? जाबिर इब्न हय्यान हजरत इमाम जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द है। वैसे तो इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक भी हजरत इमाम जाफर के शागिर्द रह चुके हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हजरत इमाम जाफर ने जो काम किया था और उन्होंने जो थियरी बताई थी वो एरिस्टोटल की थियरी को खारिज करती थी। हजरत इमाम जाफर का ये कौल था कि मिट्टी एक तत्व नहीं है, बल्कि मिट्टी कई तत्वों का मिश्रण है और मिट्टी में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो सब के सब इंसानी जिस्म में मौजूद है। इमाम जाफर एरिस्टोटल के 1000 साल बाद हिजरी सन 83 में, यानी कि ईस्वी सन 702 में मदीना में पैदा हुए। आपकी वफात हिजरी सन 148 और ईस्वी सन 765 में मदीना शरीफ में हुई। आपने जो बातें बताई उसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि मिट्टी खुद एक तत्व नहीं है, बल्कि मिट्टी कई तत्वों का मिश्रण है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि स्थिर दिखने वाला कोई भी पत्थर, जितने भी पत्थर है जो हमको दिखता है कि अपनी जगह पे खड़े हैं, लेकिन इसके अंदर ऊर्जा का संचार होता है और अंदर हलचल होती है। ये दूसरी बात उन्होंने बताई। तीसरी बात ये बताई कि मिट्टी में मौजूद हर तत्व इंसानी जिस्म में मौजूद है। चौथी बात ये बताई कि किसी चीज पर जब रोशनी गिरती है और वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है, तब जाके हमें वो चीज दिखाई देती है। यानी अंधेरे में नहीं दिखने का जो वजह है वो ये बताई कि जब तक रोशनी किसी चीज के ऊपर न पड़े और वो रोशनी हमारी आंखों में न पहुंचे, तब तक हम वो चीज को देख नहीं सकते। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बात बताई कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड जिसे बताया जाता है, यूनिवर्स जो है ये लगातार बढ़ता भी रहता है और संकुचित भी होता है। ये एक साथ नहीं है। ये काफी अहम बातें एरिस्टोटल की थियरी को खारिज करती थी। यानी एरिस्टोटल की थियरी को चुनौती देने वाले सबसे पहले दार्शनिक यानी फिलोसोफर, थिंकर यानी विचारक और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक इमाम जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले ये चुनौती दी। उनके बाद उनके शागिर्द जाबिर बिन हय्यान ने इसी थियरी पर काम करना शुरू किया और इसे डेवलप किया। तब जाके ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के तौर पे जाबिर इब्न हय्यान का नाम लिया जाता है। जाबिर इब्न हय्यान के बाद में अल रजी ने सन
865 में ये जो तत्व है इसका वर्गीकरण किया। एरिस्टोटल ने बताया था 5 तत्व, लेकिन उसके ऊपर काफी काम हुआ। इमाम जाफर रज़ी अल्लाह ताला ने जो रास्ता दिखाया, जो संशोधन किया, उसको पर जाबिर इब्न हय्यान ने काम किया, तो कई सारे तत्वों को ढूंढा गया। जाबिर इब्न हय्यान के बाद में अल रजी ने सबसे पहले इन तत्वों को वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया। जैसे कि अभी आप 8वीं 9वीं 10वीं की विज्ञान की क्लास के बच्चों को पूछोगे तो मुझे पीरियोडिक टेबल आता है। वो पीरियोडिक टेबल बनाने वाले सबसे पहले अल रजी थे, उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया है। अभी हम जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो रशियन साइंटिस्ट दिमित्री मेंडेलीव का बनाया हुआ है। उसके बाद में अल रजी ने सन 865 में काम किया। उसके बाद में सन 1661 17वीं सदी में रॉबर्ट बॉयल ने एक पुस्तक लिखी, द स्केप्टिकल केमिस्ट। उसमें भी उन्होंने एरिस्टोटल की थियरी को गलत बताया और जाबिर इब्न हय्यान की थियरी को वो आगे ले गए। फिर उसमें आगे संशोधन हुआ। सन 1789 18वीं सदी में एंटोनी लेवोजिए ने इस पे एक बड़ा काम किया। यानी आधुनिक विज्ञान में जो मान्यवर वैज्ञानिक हो गए, उन सभी ने इमाम जाफर और जाबिर इब्न हय्यान अल रजी के काम को आगे लेकर आए। जब जाकर आज दुनिया में हमें ऑयल सेक्टर देखने को मिल रहा है, केमिकल सेक्टर देखने को मिल रहा है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखने को मिल रहा है। इमाम जाफर सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे, सिर्फ थिंकर नहीं थे। इस्लाम की बहुत सारे उलूम के मालिक थे। यूं समझ लो कि एक यूनिवर्सिटी उन्होंने मदीना शरीफ में कायम की थी और काफी शागिर्द उनके यहाँ काम करते पढ़ने के लिए आते थे। आपने फरमाया था कि धर्म और विज्ञान में तालमेल संभव है, यानी मजहब और साइंस में तालमेल बिठाया जा सकता है। धर्म को समझने के लिए, मजहब को समझने के लिए साइंस का भी सहारा लिया जा सकता है और साइंस को समझने के लिए भी आपको मजहब काम आ सकता है। आपका कौल है ज्ञान का प्रचार समाज को बेहतर बनाने का माध्यम है। आगे उन्होंने फरमाया हर परेशानियों का हल खोजने का प्रयत्न करना ही सही रास्ता है। फिर एक कौल है ज्ञान प्राप्त करना हर व्यक्ति का फर्ज है। समाज की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करना ही सच्चा धर्म है और धर्म को समझने के लिए विज्ञान और तर्क का सहारा लेना अनिवार्य है। तो ये आज के वीडियो में ये बात थी। ये सारी बातें अभी तक हमारे यहाँ पहुंची क्यों नहीं? कई लोग ये सब चीज़ें नहीं जानते होंगे, क्योंकि इस्लामी लिटरेचर जितना भी जो था वो पर्शियन या अरबी में था और मुगल काल से भारतीय उपखंड के अंदर हिंदवी का चलन था, हिंदवी और फारसी। तो ये सारा जो प्रिंटिंग कराने की तकलीफ थी, कई वर्षों के बाद में ये जब बात हो रही है आज से करीब 1500-2000 साल पहले की, तो तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। तो जो स्कॉलर सुनकर आते थे वो दूसरे लोगों को बताया करते थे। तो एक लिमिटेड साधन थे, संसाधन थे कि ये सब चीज़ें हमारे तक पहुँचे। लेकिन जब इंटरनेट ओपन हो गया और कई सारी चीज़ें हमारे सामने आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो पर्शियन
और फारसी का और अरबी का ट्रांसलेशन आज हमारी भाषा में हमको मिलता है। हिंदी में मिल जाएगा आपको, गुजराती में मिलेगा, किसी भी लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो वहाँ पे जाकर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस्लाम ने कैसी कैसी शख्सियत दी है दुनिया को, कितनी टेक्नोलॉजी दी है, कितनी नई चीज़ें कि आविष्कार करके दी है, जिसके बदौलत आज दुनिया जिस हाल में है वो इस्लामिक स्कॉलर का उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद।